अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फ़िलहाल मैं खाने का इंतज़ार करते बैठा हुआ हूँ और खाना अभी पक रहा है। तो मेरे पास में थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक तरफ खाना भी पकता रहेगा और मैं आप लोगों से जो है एक उन्वान मेरे पास पेंडिंग में था, उस पर कुछ बात भी कर लूँगा। और वो उन्वान ये है कि एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे का कत्ल किया। आप लोगों ने खबर तो पढ़ी लिए होंगे, हमारे मुल्क के हर मीडिया चैनल पर, सोशल मीडिया चैनल पर यह खबर छाई हुई है कि एक माँ वो गोवा से बेंगलुरु जा रही थी और उसके साथ में अपने खुद के बेटे की नाश थी। अच्छा, ये कोई बहतान नहीं है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि अब ये चीज़ जो है वो प्रूव हो चुकी है और उस माँ ने जो बयान दिया है उसके पीछे है नफ़रत। और नफ़रत किससे है? बेटे से नफ़रत नहीं है, नफ़रत है शोहर से। मियाँ बीवी दोनों के भी दरमियान में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, केस कोर्ट के अंदर था और शोहर जो थे, कोर्ट ने उनको इजाज़त दी हुई थी कि वो अपने बेटे से मुलाकात कर सकते हैं। वो मलेशिया के अंदर जॉब करते हैं और बीवी जो है वो इंडिया में अपनी कंपनी चला रही थी। अब आप सोचिए कि वो जो बाप है उसको अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होगी कि वो बाप हर संडे को अपनी औलाद से मिलने के लिए मलेशिया से इंडिया आया करते थे। और माँ जो है, यही चीज़ उस औरत को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरे शोहर को मेरे बेटे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों है। दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़े इसी मसले को लेकर थे। माँ को लगता था कि बेटा मेरा है, बाप को लगता था कि बेटा मेरा है। और जब बाप बेटे से जान तोड़ के मोहब्बत करते थे तो माँ को ये चीज़ देखी नहीं गई। अब देखो, इंसान जो है ना, जब नफ़रत में अंधा हो जाता है और किसी से इंतकाम लेना चाहता है और किसी को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है ना, तो वो इतने नीचे की सतह पे गिर जाता है, वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि उसको खुद को कितनी तकलीफ़ होने वाली है। अब आप मुझे बताइए, इस औरत का जो असली मकसद था, इसका मकसद था अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाना। और शोहर को कैसे तकलीफ़ पहुंचेंगी? क्योंकि शोहर को बेटे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, तो बेटे का कत्ल कर देते हैं। तो तब जाके शोहर को जो है ना, उसको पता चलेगा कि बेटा क्या होता है। तो इसके लिए माँ ने पूरा प्लान बनाई, सिर्फ अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। अब शोहर को तकलीफ़ पहुंचाने के नीयत से तो उसने प्लान बनाई, लेकिन आप सोचिए, उसकी अपनी खुद की जो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी में क्या उसको सुकून मिल गया? अब यह औरत जेल की सलाखों के पीछे है और हमारे इंडिया का जो कानून है उसके एतबार से इसको मौत की सज़ा भी हो सकती है। अब आप मुझे बताइए ना, एक औरत जो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग के अंदर जो नफ़रत भरी हुई थी और नफ़रत ने उसको इस सतह तक नीचे गिरा दिया और इतना मजबूर किया उसको कि वो अपने शोहर से ही नफ़रत कर रही थी। अच्छा, अब मैंने जो है ना, असल में ये वाक़ये को 3 हिस्सों में तकसीम किया हूँ और मैं इस पे 3 सबक देने वाला हूँ। उसमें से एक तो मेंटल हेल्थ के बारे में है, दूसरे औलाद की तालीम और तरबियत के बारे में है जो इसी से रिलेटेड रहेगा, और आज का जो मेरा पहला वीडियो है इस उन्वान के ऊपर, वो ये है कि हमारे भारत के अंदर ये मेरा तजुर्बा है, इस पे मेरा पूरा रिसर्च है। अगर आप बोलो मैंने इस पे PhD किया हुआ होगा तो इसमें कोई गुलू और मुबालिगा आ रही नहीं होंगी, क्योंकि मेरे अपने ऑफिस के अंदर भी इस तरह के केसेस रोज़ाना आते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं। तो ये जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि हमारे यहाँ पे पहले तो मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है ना, वो एक सौदा होता है, उसमें मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। जैसे मोहब्बत होना चाहिए ना, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मियाँ बीवी शादी का मकसद क्या है? टूट के मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरे में। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। इंडिया से बाहर एक मुल्क में मैं था और एक बिज़नेस मीटिंग थी हमारी, और उस बंदे ने हमको डिनर की दावत दिया, यानी इनवाइट किया डिनर के लिए।
मैं था, मेरे साथ में मेरा एक साथी था और वो बंदा भी था, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। वो सामने के टेबल पे दोनों मियाँ बीवी बैठे, इधर हम दोनों जो है इस साइड से मैं और मेरा दोस्त बैठे। अब हम उससे बिजनेस की बात कर रहे हैं और साथ में जो है हमारा डिनर शुरू हो चुका है। मेरे सामने भी खाना है, भाई के सामने भी खाना है, वो भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। लेकिन वो जो बंदा है ना, वो कंटिन्यूसली बिजनेस पे हमारे से बात कर रहा था। और उसकी बीवी जो बाजू में थी, उसने लाया था अपनी बीवी को इसलिए ताकि वो उसको खाना खिला सके। अब आपको जान के हैरत होंगी कि उसकी बीवी लुक़मे बना रही थी और उसको खिला रही थी, और ये बंदा हम लोगों को लैपटॉप के ऊपर जो है प्रेजेंटेशन दिखा रहा था कि बिजनेस का हमारा जो भी आगे का प्रोग्राम है वो किस तरह से हम लोग जो है उसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी। और पूरा हमारा खाना ऐसे ही हुआ, उस बंदे ने किसी भी खाने की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। और उसकी बीवी का जो मैनेजमेंट था वो इतना स्ट्रिक्ट था, उसको हर चीज़ पता थी कि ये सूप कब पिएगा और फुलानी चीज़ का लुकमा इसको कब चाहिए, और खाने का लुकमे के साथ में ये सलाद कैसे खाता है, सलाद में पहले क्या खाता है बाद में क्या खाता है, एकदम एक्यूरेट हर चीज़। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें हमने देखे तो खाना वगैरह हमारा हो गया, और वो जो प्रेजेंटेशन था वो भी जब कंप्लीट हुआ और उसकी वाइफ जब हाथ धोने के लिए गई तो उस वक्त में मैंने उससे पूछा, मैं बोला यार ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ इस तरह का मुआमला। उसने कहा हमारे मुल्क में ये चीज़ कॉमन है, इसलिए कि हम लोग पहले रिसर्च करते हैं किसी से शादी करना है, क्योंकि शादी जो है वो कोई जुम्मा 8 दिन का ताल्लुक़ तो है नहीं, वो कोई महीना 2 महीने का रिलेशन तो है नहीं। ज़िंदगी भर के लिए जब आप एक लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पहले हर क्वालिटी देखना पड़ती है। साल 2 साल जब इत्मीनान हो गया, उसके बाद जब दोनों के दरमियान में शादी होती है ना, तो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान चुके होते हैं, और उसके बाद फिर दोनों का रिस्पेक्ट, दोनों की इज्जत, दोनों के दरमियान में जो मोहब्बत होती है, तो घर का पूरा निज़ाम दोनों के ज़रिए से चलता है। और ऐसी ऐसी बातें उसने मुझे बताया, जो चीज़ें हमारे यहाँ पे कुरान और हदीस के अंदर मिलती है। उसने बताया कि बोले हमारे यहाँ पे ऐसे मतलब हालात, यानी मियाँ बीवी के दरमियान का जो रिलेशन है और आपस की जो मोहब्बत है ना, वो ऐसी है कि अगर बीवी को ये लगे कि मेरे हस्बैंड को खाने में ये चीज़ पसंद नहीं है या इस चीज़ से जो है थोड़ा सा उसको एतराज़ है, तो ज़िंदगी भर किचन में वो चीज़ कभी पकेंगी नहीं। बीवी को अगर ज़रा सा भी ये लगे कि उसके हस्बैंड को उसके बीवी का फुलाने रिश्तेदार से बात करना, तो वहाँ पे भी खालाएँ हैं, वहाँ पे भी फुप्पू है, वहाँ पे भी चिचानी तायानी हैं, वहाँ पे भी ऐसे सारे रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर हस्बैंड को लगे कि फुलाने रिश्तेदार से जो है बातचीत करने से उसको थोड़ा सा एतराज़ हो रहा है, वो बीवी क़यामत तक उससे बात नहीं करेंगी। हस्बैंड को ये लगे कि किसी रिश्तेदार का उसके घर में आना उसको नापसंद है, बीवी उसको सामने से एकदम स्ट्रिक्टली मना करेंगी कि भाई हमारे घर पे इसके बाद में आना नहीं, बिल्कुल आपने कदम नहीं रखना। उसके बाद वो रिश्तेदार क़यामत तक उनके घर पे नहीं कदम रखेगा। बोले हमारे यहाँ का ट्रेडिशन ये है। और ऐसे ही हस्बैंड भी, ये नहीं है कि सिर्फ बीवी की ही जिम्मेदारियाँ हैं, अब शोहर की भी जो जिम्मेदारियाँ हैं, शोहर भी अपने घर का, अपने बीवी का, अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखते हैं। वो मियाँ बीवी को जब कोई औलाद पैदा हो जाती है तो मियाँ बीवी के फिर पूरे ज़िंदगी का मकसद वो औलाद होती है। अब जैसे मैं आपको साउथ कोरिया की एक मोटी मिसाल देकर बताता हूँ। मैं जो अभी सितंबर के महीने में साउथ कोरिया में था, तो जब मैं वहाँ पे था उसी टाइम पे एक न्यूज़ वहाँ की मुझे जो है न्यूज़ के ऊपर देखने के लिए मिली कि वहाँ के 4 टीचर्स ने सुसाइड कर दिए, खुदकुशी कर ली है। और उसका रीज़न क्या था पता है? उसका रीज़न ये था कि वो जो स्कूल में पढ़ाते थे उनके बच्चों का परसेंटेज कम आ गया था। यानी माँ बाप का जो टीचर्स के ऊपर या स्कूल जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है, वो टीचर उसको बर्दाश्त नहीं कर सके कि भाई बच्चों का परसेंटेज क्यों कम आया, क्योंकि माँ बाप सब कुछ फिर बच्चों के लिए लगा देते हैं। तो बोले उसके बाद फोकस जो है ना वो बच्चों के ऊपर होता है कि बच्चों को फिर अब कैसे जो है एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है। तो वहाँ ज़िंदगी ऐसे गुजरती है।
अब हमारे इंडिया के मुआशरे में अगर आप देखेंगे, उसी चीज़ को आप हमारे मुआशरे के अंदर देखिए। तो ये मेरा तजुर्बा है। जैसे मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में ऐसा रोज़ाना एक ना एक केस जो है ना, हमारे यहाँ पे लोग आते रहते काउंसलिंग के लिए, मियाँ बीवी में झगड़े। अब झगड़े काय पे से चल रहे, एक लड़की को मैं समझा रहा हूँ कि देखो तलाक का जो रीज़न होता है ना, वो मियाँ बीवी में दोनों में आपस में दरमियान में अगर कुछ लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, और बहुत मेजर रीज़न्स उसके होते हैं, मैं उसको समझा रहा हूँ, तो वो क्या बोलती है, बोले नहीं, मेरे शोहर बार बार मुझे बोलते हैं कि मेरी बहन से पूछा करो बाज़ार में से कहाँ कपड़े अच्छे डिज़ाइन के मिलते हैं, या मेरी बहन के जैसे कपड़े पहना करो। मैंने कहा इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है, इससे आपका ईगो हर्ट हो गया, आपके आना को तकलीफ पहुंच गई इसकी वजह से, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब जैसा मैंने कहा, मेरे खुद के बेटे अगर मुझे ये बोलते हैं, मेरे बेटे मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम टोपी ऐसी पहना करो, कपड़े वैसा पहना करो, और बयान में बार बार ये मत बोला करो कि मैं हदिये के कपड़े पहनता हूँ और हदिये की टोपी पहनता हूँ, और जो लोग तुमको अभी भी हदिये देते हैं, जैसे मुझे आज भी मेरी जो मस्जिद की तनख्वाह है वो एक साथी मुझे हर महीने पाबंदी से देता है, और एक दो साथी मुझे हर महीने पाबंदी से हदिये देते हैं। वो बोलते हैं ये सब बंद करो अब तुम। मुझे बुरा नहीं लगता उसका। क्यों नहीं बुरा लगता है? क्योंकि वो कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं है, या वो कोई ऐसी ईगो हर्ट करने वाली जैसी बात ही नहीं है उसके अंदर। सही बात है, उन लोगों को जो है इसमें शर्म महसूस होती है कि एक तरफ हम शेयर मार्केट में करोड़ों की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हमको 500 रुपये भी किसी ने हदिया दिया तो हम जो है बड़े बशाशत क़ल्ब से कबूल कर लेते हैं, और लोग पाबंदी से मुझे देते भी है हर महीने। तो उनको इस पे इश्काल है। और मैं जो हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों ने भी बार बार सुने होंगे हदिये के कपड़े, तो उनको इस पे भी एतराज़ है। अरे तुम कोई भी बड़े से बड़े शोरूम में जाओ, अच्छे भारी से भारी कपड़े खरीदो, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो बताने का मकसद ये है, नॉर्मल है ज़िंदगी में। और मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ, कई मरतबा मैं उनको इस तरह से समझाता हूँ कि भाई देखो, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पे एतराज़ है, या मुझे ये चीज़ पे इश्काल है। तो ये तो घरों के अंदर एक नॉर्मल चीज़ होती है। मियाँ बीवी में भी ऐसा अक्सर होता है कि शोहर जो है कभी इस तरह से मियाँ बीवी में बात होती है, तो इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। ये रीज़न नहीं है तलाक का। लेकिन हमारे मुल्क में हमारे जो ईगो है ना, एक तो हम रहते हैं झोपड़पट्टियों में, खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे चालू है घर में, लेकिन ईगो हमारे ऐसे हो गए हुए हैं, ईगो जो है ना हमारे, वो इतने ऐसे फूल गए हुए हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे से, उतनी सी बात पे से वो तलाक हो गया। मेरे 1000 बार समझाने के बाद भी उसके आगे का मैं आपको बता देता हूँ। एक रीज़न ये, दूसरा रीज़न व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर मियाँ बीवी में उसी पे झगड़े चल रहे हैं। शोहर ने कोई क्लिप काट के लगाया, बीवी को लगा नहीं मुझे टोमने मार रहा, बोले तू। बीवी को लग रहा, शोहर को लग रहा कि मुझे टोमने मार रही है। बस इसी चीज़ के ऊपर झगड़े करते रहो तुम। फिर तीसरी चीज़, अब देखो झगड़े किस पर से हो रहे हैं। शादी होके 5 से 10 साल हो चुके हैं, वो आज भी जो है ना वही झगड़े चालू है कि शादी में तुमने हमारे फुलाने रिश्तेदार को पुरानी साड़ी दिए थे, फटे हुई लुंगी उड़ा दिए थे, और बिरयानी में जो है चावल में गोश्त बड़े का डाल दिए थे, छोटे का बोले थे, और तुमने बोले थे कि आइसक्रीम अनलिमिटेड रखेंगे, लेकिन लिमिटेड रखे थे। चाय तो पिलाई भी नहीं थे तुमने हमारे मेहमानों को। अब मैं आपको बोलूँ, चाय पे से तलाक़ें हो गई हुई है हमारे यहाँ पे। अब मुझे आप बताओ, इंडिया जैसे, अब मैं ये मुल्क के अंदर हूँ, मैं जब ऐसे सफ़रों पे निकलता हूँ ना, तो मुझे 3-3 महीने तक चाय पीने को नहीं मिलती है, हमारी इंडिया की जो चाय होती है। तो नहीं पीता हूँ मैं, मेरी भी आदत है। अल्लाह ने मेरे अंदर इतना सब्र और तहम्मुल रखा हुआ है कि घर पे रहूँगा तो दिन में 3 बार मैं वही चाय पीता हूँ। और अगर बाहर मुल्क में चला गया तो कोई मसला नहीं है अपने लिए, वो जब तक नहीं मिली तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चाय मिलना बोलकर। लेकिन आप सोचो, हमारे यहाँ पे कदम कदम पे चाय की टपरियाँ हैं, कदम कदम पे चाय की होटलें हैं, दिन में से 10-10 बार चाय पी रहे हैं। चाय पे से तलाक़ें हो गई हमारे यहाँ पे। पता ये चला कि तुम लोगों को ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, तुमने शादी ब्याह को समझा ही नहीं है। जैसे मैंने अभी मेरे दोस्त की मिसाल दिया, टूट कर मोहब्बत मियाँ बीवी दोनों के दरमियान में। जैसे वो शायर ने कहा है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ये रियलिटी है वहाँ पे, खाली गानों में नहीं है,
फिल्मों में नहीं है, ये रियलिटी है वहां की जिंदगी की। ये मैंने मेरी आंखों से देखकर आया हूं, मैंने उन लोगों की जिंदगी, मुझे रश्क होता था वाकई में भी। यार क्या लाइफ है इन लोगों की, क्या मोहब्बतें हैं आपस में। और देखो जब मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बतें होती है ना, तो प्रोग्रेस होता है, बढ़ोतरी होती है, कारोबार बढ़ते हैं, इंसान जहनी तौर पे जो है मुतमईन होता है वो इंसान। तो मेरा तजुर्बा ये है, मेरे पास जो आते हैं ना लोग, अब झगड़े कायपे से चल रहे, जो मैं बता रहा था आपको, बिरयानी में जो है बड़े का बोल के छोटे का बोल के बड़े का गोश्त डाल दिए। एक तो ये झगड़े की वजह, दूसरी झगड़े की वजह कि तुमने मेरे मामू को सलाम नहीं करे। अब एक शोहर जो, देखो अब ये मेरे पास आया हुआ मसला बता रहा हूं, हमारे भाईजान को सलाम नहीं कर, मतलब वो जो लड़की थी वो पर्दे की पाबंद थी, उसने कहा मैं नामहरम को सलाम नहीं कर सकती, उस पे से झगड़े, उस पे से तलाक हो रही है। तो पता ये चला कि तुम्हारे यहाँ पे मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होना चाहिए ना, वो कहीं पे भी नहीं है। असल घर तोड़ने वाले बाहर के रिश्तेदार, जो मैंने अभी मेरे दूल्हा दुल्हन कोर्स का आखिरी सबक चैनल पे अपलोड किया हुआ हूं, वो आप देख लो। जिंदगी का मकसद ही नहीं मालूम है हमारे यहाँ पे। और जब आपस में इस तरह से झगड़े और तलाक वगैरह के मसाइल पेश आते हैं ना, तो प्रॉब्लम उसके बाद में क्या होता है कि हमारे दिलों में जो नफरत बैठी हुई है, नफरत, हमारे यहाँ के फिल्में जो हमारे यहाँ जो सीरियल वगैरह टीवी के घरों में चलते हैं, उसके अंदर जो इंतकाम, साजिश और षड्यंत्र, ये सारी चीजें देख देख के जो है ना हमारे दिलों में इतनी नफरतें भर गई हुई है। हर एक आदमी दूसरे को जलील करने में, हर एक आदमी दूसरे को नीचा दिखाने में, हर एक आदमी में दूसरे को, यानी जरा जरा सी बात पे पुलिस केस, ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल, जो मसाइल आप बैठकर बातचीत से हल कर सकते हो, हम बातचीत से हल नहीं करेंगे। हमारे ईगो इतने बड़े बड़े हो गए हुए हैं, एक दूसरे को जलील करना है ना, एक दूसरे को। अच्छा, जिंदगी बर्बाद हो रही है, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, मगर हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो बाहर वालों के लिए। लोगों को पता चलना चाहिए। हमने तो 498 कर दिए बोले उनके ऊपर। अब इसमें झूठ देखो आप, मैंने अभी पिछले दिनों में कुछ केसेस ऐसे देखा हुआ हूं कि 498 के केसेस ऐसे लोगों के ऊपर भी किए गए जो बेचारे दुबई में जॉब करते हैं, जो कुवैत में हैं, और जो बाहर मुल्कों के अंदर हैं, जो इनकी शादी में भी नहीं थे, वो कभी आए नहीं इंडिया को, उनके भी नाम डाले हुए हैं 498 के अंदर। आप मुझे बताओ, ऐसी कौम कैसे सरसब्ज़ो शादाब रहेगी जो दूसरों पे ऐसा जुल्म करेगी? ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। आपके यहां समझदारी नाम की कोई चीज नहीं है। हर मसला जो है ना, हमको इस तरह से पुलिस केस, इस तरह से 498 केस, इस तरह से जो है, और उसका फायदा कुछ भी नहीं है। नफरतें जो है ना इसी भर गई हुई है दिलों के अंदर, उसकी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं, उसकी वजह से बरकतें खत्म हो चुकी है, उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हैं। जरा जरा सी बात पे आप कभी किसी कोर्ट में चले जाओ, आपको हर कोर्ट के अंदर 8-10 मुसलमान औरतें बुर्का पोश नजर आएगी। हर कोर्ट के अंदर ऐसी आपको 8-10 बुर्का पोश औरतें रोज नजर आएगी, जो 498 के केस के लिए या जो पोडगी के लिए। अब कितनी अफसोस की बात है। अरे जिंदगी खुशी का नाम है। अगर शरीयत में तलाक क्यों है? इसीलिए है, मियाँ बीवी में नहीं जम रहा है, और उसका जो रीजन है, अगर वाकई में भी जो है ना वो रीजन इतना पावरफुल है, जैसे शोहर नामर्द है, जैसे शोहर ने पिछले कई महीनों से घर का खर्च वगैरह बर्दाश्त का, यानी शोहर उसने बीवी को छोड़ दिया और वो जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा है। इस तरह के जो बेसिक रीजन होते हैं, ये वो रीजन्स होते हैं। अब वो रीजन ही नहीं है हमारे यहाँ। तो जरा जरा सी बात के लिए, और तलाक होने के बाद आप किसी और मर्द से निकाह करो, और जिंदगी को इंजॉयमेंट देखो, मजा जो है ना जिंदगी का, मियाँ बीवी के प्यार मोहब्बत के अंदर होता है। निकाह का मकसद तो ये आपस में मोहब्बत है। अब हमारे यहाँ पोडगी के लिए तलाक़ें हो रही है, और जवान औरत है और उसको पोडगी चाहिए, भाई पोडगी दे देगा शोहर, चल ठीक है, पोडगी बंध गई तेरी, 5,000 10,000। एक जवान औरत घर पे बैठ के, अब तू जिना करेगी? मेरा सवाल है ये, क्योंकि ख्वाहिश तो है औरत के अंदर भी, मर्द के अंदर भी। मर्द बिल्कुल औरत के बगैर नहीं रह सकता, औरत शोहर के बगैर नहीं रह सकती, कोई मजबूरी है।
जैसे जमात में चले गए हैं, जैसे अल्लाह के रास्ते में हैं, दीन के किसी सफ़र के ऊपर हैं, वो तो एक मजबूरी है, या काम वगैरह के लिए जैसे लोग बाहर मुल्कों में जाते हैं, वो मजबूरी है। शोहर तो जिंदा है, वो वापस तो आएगा। लेकिन आपको जवानी की उम्र में जो है पोडगी लेना है शोहर से, 5,000 10,000 की पोडगी बन गई। अब उसके बाद बाकी की जिंदगी का क्या है? बाकी की जिंदगी में, क्योंकि जो मजा है जिंदगी का वो तो मियाँ बीवी के प्यार मोहब्बत के अंदर है। अब वही नहीं है तुम्हारे पास में, तुमको तो 5-10 हज़ार की पोडगी, फिर आप अपनी ख्वाहिश को आगे चल के कैसा पूरा करेंगे? ये मेरा सवाल है। जिना के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि औरत बगैर मर्द के रह नहीं सकती। और सिंगल मदर का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे बिल्कुल फेल है। वो सिंगल मदर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये जो सिंगल मदर हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना, ये अपने आप को धोखा देना है। औरत की ख्वाहिश है ना भाई, देखो मैं एकदम मोटे अल्फाज में कहूंगा, जो सेक्सुअल डिजायर होता है, चाहे वो मर्द के अंदर का हो या औरत के अंदर का हो, वो ऐसा ही है जैसे आदमी को खाने पीने की भूख लगती है। सिंपल थिंग है वो। अगर तुम मेरी चीज को मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। और अगर तुम मानते हो तो फिर तुमको ये बोलना पड़ेगा कि वाकई में भी जो पोडगी के लिए लोग इस तरह से एक दूसरे पे केस करते हैं और फिर उसके बाद की जिंदगी कैसे गुजारते हैं। तो नफरत जो है ना हमारे यहाँ पे, ये जो पूरा वाकया है इस औरत का, इसकी जड़ और इसकी बुनियाद है नफरत। इस औरत के अंदर इतनी नफरत भरी हुई थी अपने शोहर के लिए, और मसला वही चल रहा था इन दोनों का भी, पोडगी का मसला। केस चल रहा है, तलाक होंगी, अब उसके बाद फिर पोडगी चाहिए। जैसे आपने देखे होंगे मोहम्मद शमी की जो बीवी है, उसने भी पोडगी के लिए मोहम्मद शमी के ऊपर केस किया हुआ है। और अभी जो है आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर वो मोहम्मद शमी के खिलाफ, अरे तू जवान औरत है, शरीयत ने तुझे इजाज़त दी है, नहीं जम रहा है उससे तलाक ले ले, उसके पोडगी के पैसे खाकर अब तू आगे क्या कर रही है। मतलब मेरा एक सवाल है, कॉमन सेंस है ये। और मोहम्मद शमी की ही मिसाल नहीं है, ऐसे पोडगी लेने वाली आपको हजारों औरतें मिलेंगी। तो इससे क्या है, समाज के अंदर जो है ना, जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और यह ऐसे ही, औरत का भी वही चल रहा था। लेकिन इसका मसला थोड़ा और आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि इसने देखी इसको अपने शोहर से बदला लेने का था, इंतकाम लेने का था। तो ये औरत जो है ना, इतनी ज़्यादा नफरत के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, हमारे यहाँ फिल्में सीरियल वगैरह देख देख के लोगों के दिमाग ख़राब हो चुके हैं। तो उन्होंने जो है ना, नफरत ऐसी भरी हुई थी कि शोहर को बताना है। हालांकि देखो, मैं इसका कॉमन आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई तूने नफरत में अपने सगे बेटे का कत्ल कर दी, ठीक है, बच्चा बेचारा मर गया वो। अब यह औरत जेल में चली गई। इसका इरादा क्या था कि शोहर को बच्चे से दूर करना है, उसको तकलीफ पहुंचाना है, क्योंकि उसका बच्चा नहीं रहेगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। लेकिन मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूं। अब उसी मर्द ने किसी और औरत से शादी किया और उससे और भी बच्चे पैदा कर सकता है वो। जब इस औरत से उसने एक बच्चा पैदा किया तो दूसरी औरत से क्यों नहीं पैदा कर सकता? ये मेरा एक कॉमन आप लोगों से क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए ना भाई, वो औरत से बच्चा पैदा हुआ ना, अब नई औरत से क्यों नहीं हो सकता है? कॉमन सेंस की बात है। यह औरत ने अपने उसी बच्चे की तालीम, तरबियत, और इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। CEO थी ये एक कंपनी की। खैर, मेरा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसका पूरा खुलासा ये है, ज़िंदगी को एंजॉय करो। मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत एक दूसरे के साथ में एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैंने वो लोगों को भी देखा हूँ 15-15 साल तक इस तरह से एक दूसरे को जलील करने के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहे। आखिरी में जज ने लात मार के हकाला। मेरे कोर्ट के अंदर बोले बड़े बड़े मर्डर के, दरोड़खोरी के इतने बड़े बड़े केसेस पड़े हुए हैं, और मैं तुम्हारे मियाँ बीवी के झगड़े छुड़ाते बैठूंगा यहाँ से? निकलो बोले बेशरम बेगैर, तो शर्म भी नहीं है तुमको, हर तारीख पे आ जाते बोले। ये मसले मसाइल ऐसा इस तरीके से, मुझे बताओ फ़ायदा क्या हुआ आपको इसका? तो मैं यही कहूँगा, मेरे पूरे बात का खुलासा, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की इज्जत करो। शोहर के लिए बीवी से और बीवी के लिए शोहर से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है।
अगर तुम वो शोहर पे 498 का केस करते हो और तो वो बीवी की हालत जो है ना, उसको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते हैं बाद में, उसकी जितनी भी इज्जत है उसके हस्बैंड की वजह से। और वो शोहर अगर इस तरीके से अपने बीवी को तलाक देता है या उससे अलहदगी इख्तियार करता है तो वो खुद अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहा है। प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना ये ज़रूरी है। ये पूरे इसका खुलासा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जलील करने के लिए, तुमको जो चाहे करने का तुम कर दो एक दूसरे के खिलाफ, उसका एक कौड़ी का फ़ायदा नहीं। सिर्फ इतना याद रखो, जैसे मैंने बताया कि इस औरत ने भले बच्चे की जान ले ली हो, खुद की ज़िंदगी बर्बाद की, उसके शोहर की क्या क्या नुकसान हुआ उसका, वो दूसरी औरत से और बच्चे पैदा कर सकता है। तो आज का पहला टॉपिक यही मुकम्मल हुआ। अब इसके दूसरे 2 टॉपिक, एक तो साइकोलॉजिकल हम कल बताएंगे इसके नफ्सियात के ऊपर, और तीसरा जो है ना इसके ऊपर हम बताएंगे कि अपनी औलादों से कैसी हमने मोहब्बत करना चाहिए। औलाद कत्ल करने के लिए नहीं है, मोहब्बत करने के लिए है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।